गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। इसके पहले हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बता चुके हैं, वो था बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दो मेथड होता है, डिटर्मिनेंट भी और मैट्रिक्स भी। डिटर्मिनेंट का मेथड जो है वो क्रेमर रूल के नाम से फेमस है, तो क्रेमर रूल का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए, वहाँ से भी आप अच्छा सीख सकते हैं। और नहीं तो फिर मैट्रिक्स से भी आप बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स से कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं मैट्रिक्स मेथड से। बढ़िया से सीखिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं दो भाग में। एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस का मतलब हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये कहलाता है आपका नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी होमोजीनियस में राइट हैंड साइड में 0 होगा और नॉन होमोजीनियस में राइट हैंड साइड में d1 d2 d3 होगा, यानी कांस्टेंट होगा, तीनों 0 नहीं होगा। तो हम पहले देखते हैं नॉन होमोजीनियस पर। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना हो तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सीखिएगा स्थिर से। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाइए ए एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके पहले कॉलम में होगा x का कोफिशिएंट a1 a2 a3, दूसरे कॉलम में होगा y का कोफिशिएंट b1 b2 b3 और तीसरे कॉलम में होगा z का कोफिशिएंट c1 c2 c3। फिर एक और मैट्रिक्स बनाएंगे x। ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, यानी एक ही कॉलम होगा जिसमें तीनों वेरिएबल्स को लिखेंगे x y z। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे b। ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसमें एलिमेंट होगा कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। ये d1 d2 d3। अब देखिए इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस इक्वेशंस को ले आएंगे। यदि हम a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b कर दें तो हमको यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखिए, तो ax क्या हो जाएगा, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो को पहले कॉलम से, तो क्या मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। फिर दूसरे रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर तीसरे रो और पहले कॉलम, तो ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये हो गया a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b हो गया आपका d1 d2 d3। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ लगाइएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, यानी पहला रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप देख रहे हैं इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स के रूप में क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा
कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है नॉन होमोजेनियस के रूप में, उसको हम एक मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया Ax बराबर b, जहाँ A एक मैट्रिक्स है जिसमें कोफिशिएंट से बनाया गया है, x एक मैट्रिक्स है जो वेरिएबल से बनाया गया है, b एक मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट से बनाया गया है। अब हम लोग सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इतना बात तो पहले से ही हम लोग सीख चुके कि अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस, तो हम मैट्रिक्स नोटेशन लिख दिया, और इस मैट्रिक्स नोटेशंस को हम क्या लिखे, Ax = b लिखे। अब देखते हैं कि यहाँ से हमको इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। तो जब Ax बराबर b हो गया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, यानी x का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बाई A इन्वर्स, प्री मल्टीप्लिकेशन बाई A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा A इन्वर्स Ax = A इन्वर्स b। और आप जानते हैं कि A इन्वर्स में A से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स I मिलता है। A इंटू B बराबर I जब होता है तभी A और B एक दूसरे का इन्वर्स होता है। कहने का मतलब हुआ कि A इंटू B बराबर I हो गया, तो B जो है वो कुछ और नहीं A का इन्वर्स है। इसी को लिखते हैं A इन्वर्स, यानी ये हो जाएगा I इंटू x = A इन्वर्स B। इसका मतलब ये हो गया कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो x में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा। तो x = हो गया A इन्वर्स B। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया जो आपको सॉल्यूशन दे देगा, यानी x/z का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ये सीखिएगा कि किस परिस्थितियों में सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या कुछ और होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x + b1y + c1z = d1 है, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3 है, तो आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स A बना दीजिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक मैट्रिक्स X बना दीजिए x/z, और एक मैट्रिक्स B बना दीजिए d1 d2 d3 d1 d2 d3, और तब सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होगा x = A इन्वर्स B। अभी तक यहाँ तक फोकस कीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप झट से 3 मैट्रिक्स बना लेंगे और सॉल्यूशन निकालने के लिए x = A इन्वर्स B लिख देंगे। यानी सारा काम A इन्वर्स पर होगा। इन्वर्स निकालने के प्रोसेस को आप प्लेलिस्ट में जा कर करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि A इन्वर्स के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पर क्या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने सीखा कि x = A इन्वर्स B जो है यही सॉल्यूशन दे सकता है। x = A इन्वर्स B अगर रहेगा इक्वेशन हमको, तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं A इन्वर्स के मान पर, A इन्वर्स के वैल्यू पर। तो पहला केस हम देखते हैं, केस 1 इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तब ऐसे स्थिति में A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा
तो x बराबर a इन्वर्स b इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे और ये जो सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, तब ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन होगा यूनिक। और आप जानते हैं कि जब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ सॉल्यूशन होना, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट है, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट है। तो हमने पहला बात देखा कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स b। अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए, कहने का मतलब हो जाए कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 या ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन वी हैव टू फाइंड adjoint of a into b। adjoint of a into b निकालिएगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं रहेगा तो डायरेक्ट x बराबर a इन्वर्स b कर दीजिएगा, यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तब ऐसे स्थिति में हमको फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब यहाँ से फिर दो केस होगा। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब ऐसे सिचुएशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट, लेकिन इनके सॉल्यूशन की संख्या होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरी बात है कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तब ऐसे सिचुएशन में होगा नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कुछ सवाल को देखना है, क्वेश्चन को देखना है। फिर से एक बार वीडियो को देखिए, पॉज कर करके रिवाइंड कर करके पूरे सिस्टम को। हमने बताया कि x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स b, यही सॉल्यूशन देगा। यहाँ के बाद हमने बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। पूरे वीडियो लेक्चर का यही समरी है, ये ध्यान देना है।
और एक्स ए बी कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स, ये आप सीख चुके हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लिख लीजिएगा, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं A, जिसके पहले कॉलम में होगा x का कोफिशिएंट और दूसरे कॉलम में होगा y का कोफिशिएंट। फिर तुरंत हम निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी ये हो जाएगा 1 × 3 - 2 × 2 यानी 3 - 4 यानी -1। आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब ऐसे सिचुएशन में x = A इन्वर्स B आपको यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हमारा काम रहा A इन्वर्स निकालना और मैट्रिक्स B निकालना। तो मैट्रिक्स x और b तो बता ही चुके हैं। x मैट्रिक्स होगा x और y, और b मैट्रिक्स हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 2 और 3। ये मैट्रिक्स आपका b हो जाएगा। अब आप A इन्वर्स निकाल लीजिए। तो A इन्वर्स = होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। और एडजॉइंट के लिए हमने बताया था कि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 1 के जगह पर 3 और 3 के जगह पर 1, और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं और इसमें डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A से। डिटर्मिनेंट ऑफ A है -1, यानी -1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, 2, 2 और -1। ये आपको मिल गया A इन्वर्स। नाउ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x = A इन्वर्स B। x एक मैट्रिक्स था जिसमें वेरिएबल था x y। A इन्वर्स आपको मिल गया -3, 2, 2 -1, और B मैट्रिक्स है 2, 3। B मैट्रिक्स है आपका 2, 3। अब हम निकालेंगे x y = ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा R1 को C1 से, यानी -3 × 2 + 2 × 3। फिर R2 को C1 से, यानी 2 × 2 + -1 × 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं x y = -6 अब +6, यहाँ हो जाएगा 4 - 3। इसका मतलब हो गया x y = 0 और 1। अब मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए 0 और 1, तो इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 0 इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से और y का वैल्यू 1। आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। x का वैल्यू 0 रखिए और y का वैल्यू 1, तो 0 + 2 यानी 2 सही है। x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 1, तो 0 + 3 यानी 3, यानी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला वो सही था। ये आपका हो गया सेकेंड वेरिएबल का। इसी प्रकार से आप थर्ड वेरिएबल का भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अलग से और वीडियो न बना करके इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल हम 3 वेरिएबल्स का भी दे दें। तो 3 वेरिएबल्स का सवाल बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए।
लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट देख करके छोड़ दिए, तब ऐसी स्थिति में कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए एक सवाल बनाते हैं इन्वर्स का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 3 वेरिएबल में एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12। ये सवाल है आपको NCERT एक्सरसाइज 4.6 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14। समझिएगा, स्थिर से मन से देखिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने कहा कि आप सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाइए ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3। फिर एक मैट्रिक्स बनाइए एक्स, इसका एलिमेंट होगा x y z। फिर एक मैट्रिक्स बनाइए बी, जिसका एलिमेंट होगा 7 -5 एंड 12। इसके बाद आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, देखिए पहले रो से हम एक्सपेंड कर देते हैं तो 1 × 1 वाले रो और कॉलम गया, 4 3 = 12 -5 यानी 7। इनका साइन निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 3 = 9 प्लस 10 यानी 19 प्लस 2 × 2 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे -3 -8 यानी -11। तो ये आपको मिल जाएगा 7 + 19 -22, 19 और 7 26 -22, ये आ जाएगा आपका 4। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो गया 4। इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और तब ऐसे सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। बहुत बार मिटाना पड़ेगा, इसलिए सब नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब हम लोग बात करते हैं ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ए इन्वर्स के लिए हम पहले एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के लिए हम पहले सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर C11 C12 C13 यानी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से C21 C22 C23 C31 C32 C33। कोफैक्टर का मतलब होता है साइन और माइनर का प्रोडक्ट। तो साइन के लिए कहे थे इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पर इवन मिले तो पॉजिटिव, ऑड मिले तो निगेटिव, इवन मिले तो पॉजिटिव, ऑड मिले तो निगेटिव। ये इवन है, ये ऑड है। 3 और 1 4 इवन हो गया, 3 और 2 5 ऑड हो गया, 3 और 3 6 इवन हो गया। C11 का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। अब माइनर लिखेंगे। माइनर मतलब पहले रो और पहले कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो पहले रो और पहला कॉलम छूट गया, यानी ये वाले रो और ये वाला कॉलम छूट गया। तो 4 3 = 12 -5 7 हो जाएगा। 12 - 5 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका हो गया 1 और 2। हम जल्दी से कर लेते हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम 9 और माइनस माइनस प्लस 10 यानी 19। 1 3 हो गया पहला रो और तीसरा कॉलम यानी -3 -4 2 = 8 यानी -11। C21 हो जाएगा
2 1 हो जाएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी -3 और +2 यानी -1। इसके बाद हो जाएगा C22। अब हम उसको हटाते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप अपने से भी लिख लीजिए, ये ऊपर नीचे हमको बार बार करना होगा, कैलकुलेट कर करके हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। C22 हो जाएगा -1, C23 हो जाएगा 1, C31 हो जाएगा -3, C32 हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा 7। तब हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स C यानी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो C से मैट्रिक्स हो जाएगा 7 -19 -11, फिर 1 -1 -1, फिर हो जाएगा -3 -11 और 7। तो एडजॉइंट इज इक्वल्स टू होगा C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज मतलब जो R1 में है वो C1 में। 7 -9 -11 -19 है, -19 जो R2 में है वो C2 में। 1 -1 -1, फिर -3 -11 और ये 7। ये हो गया एडजॉइंट। तो हम लोग निकालेंगे A इन्वर्स इज इक्वल्स टू होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट हो गया था 4 यानी 1/4 और ये मैट्रिक्स 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 -11 -7। अब ये हमको मिल गया A इन्वर्स। अब हम लोग यूज करेंगे X इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B। अब हम सब मिटा देते हैं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको जो यूज होगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे X इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B। X इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B। X था हमारे पास x/z, A इन्वर्स हो गया आपका 1/4। ये देखिए, ये इन्वर्स A इन्वर्स यही था। 7 1 -3 -19 -1 -11 -19 -1 फिर होगा -11 -1 और 7 -11 -1 और 7। हम इस प्रकार से बनाते हैं सवाल कि आपको लगेगा कि आप ही बना रहे हैं। यही खासियत है पढ़ाने का, इसलिए अंत तक वीडियो देखिए, उबियाइए नहीं। आधा घंटा 45 मिनट समय देने में क्या जाता है। अगर दे देते हैं मन से, मन चाप कर करके पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा। और जब सीख जाइएगा तो दोबारा भूलिएगा ही नहीं, दोबारा सिर्फ आपको सवाल बनाने की आवश्यकता हो जाएगी। बी जो मैट्रिक्स था वो था 7 -5 और 12। अब देखिएगा, ये कांस्टेंट आपका इक्वेशन में यही था, कांस्टेंट में जो था उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बी। तो ये हमारा मिल जाएगा x/z इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, देखिए 7 7 जा 49, 1 -5 1 × -5 -3 × 12 -36 है ना। देखिए इसका रो था 3/3, इसका रो था 3/1, यानी जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर होगा 3/1, यानी 3 रो और 1 ही कॉलम, यानी एक ही कॉलम। अब हो जाएगा, देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -19 गुना 7 तो -133, -1 × -5 यानी +5, -11 × 12 ये हो जाएगा -132। -19 × 7 -133 प्लस
5 और -11 इंटू 132, ये हो जाएगा आपका ये -11 नहीं था, ये +11 था। -19 -1 और +11 देख लीजिएगा, हाँ +11, तो ये 132 प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा -77, ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 84। अब हम इसको लिख सकते हैं x/z इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा 36 और 5 41, 49 माइनस 41 यानी 48, ये 8 हो जाएगा 8। 132 और 5 137 में से 133 गया 4, 84 और 5 89 में से 77 गया यानी 12। अब 4 से सब में डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x/z इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3। 2 1 और 3 ये आंसर हो गया। हम चाहेंगे कि इस पर पूरा प्रैक्टिस कीजिए, इसमें बताने लायक बात कम होता है, बनाने वाला सवाल ज़्यादा होता है। तो आप सवाल हम आपको लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि इस सवाल को NCERT से ही लिख लीजिएगा। हो सकता है आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज 4.6 है, दिख रहा है बढ़िया से, देखिए ये 4.6 है एक्सरसाइज। ये पूरा सवाल आप बनाइएगा 1 से लेकर करके 14 तक। इसमें हम अभी आपको सवाल ये 14 बताए और 2 सवाल और बनाइएगा। देखिए एक सवाल नंबर 15 है और एक सवाल नंबर 16 है। ये देखिए ये 16, ये NCERT है, इसको बनाइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।